Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Usman Ghani from Qazi Grammar Boys High School. I hope you are doing very well in your summer vacation. In extension to the previous lecture, where we talked about the introduction and the components of urinary system in human, and then we explored the structural details of kidney. आज हम जिक्र करने जा रहे हैं नेफ्रॉन का इन आवर सेकेंड लेक्चर। हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट होता है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली। सेल थ्योरी के अंदर जो है वो साइंसदान इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि एवरी ऑर्गन, एवरी organism is made up of sometimes millions of cells and sometimes one cell, but at least there is a one cell present in every organism. और वायरस के अलावा तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको फॉलो करते हैं, तो हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट होता है। तो किडनी का फंक्शन यूनिट जो है वो नेफ्रॉन्स है, ठीक है। उसके बारे में हमने आज पढ़ना है, और ये हमारी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। तो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मल प्रोसीडिंग ऑफ द लेक्चर। Okay, with the formal proceedings, let me begin with the amount, strength total कितनी इसकी तादाद होती है। तो एक किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और अगर हम इसको एग्जैक्ट देखें तो एक एवरेज वैल्यू जो साइंटिस्ट जो है वो मेडिकल साइंटिस्ट क्लेम करते हैं, दैट इज़ 1 to 1.25 मिलियन, यानी 10 लाख से 12.5 लाख के दरमियान एक किडनी में नेफ्रॉन्स होती हैं। और हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, तो डेफिनेटली इट मेक्स अप टू 2 and 2.5 मिलियन। नेफ्रॉन्स जो हैं वो बचपन से ही किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स्ड नंबर में पैदा होती हैं। नेफ्रॉन्स G0 फेज जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था उसको एंजॉय नहीं करती, तो दे नेवर follow G0 phase where they can repair themselves. If they are dead, then they are dead, they are gone. तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इंक्रीज इन एज, जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें कमी वाक़या होती रहती। और जो नेफ्रॉन की बिलफर्ज अगर 10 लाख नेफ्रॉन्स थे एक किडनी के अंदर, वो कम होकर 9 लाख रह गए हैं। तो जो 9 लाख होंगे वो 10 लाख के बराबर का जो है वो फंक्शन अदा करेंगे। तो उस अकॉर्डिंगली उनके अंदर जो है वो उनकी लेंथ वेड्थ में इजाफा हो जाता है। उसके बाद नेफ्रॉन जो हैं, अगर इसको हम एक हम अपने जिस्म में मौजूद जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके एक धागे की मानंद, एक रस्सी की मानंद जोड़ लें, तो इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अप टू 10 to 12 किलोमीटर थ्रेड। जो अगर उसे हम एंड टू एंड जोड़ें तो इतनी लंबी जो एक लेंथ की जो न्यूरॉन्स हैं, वो इतना एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर हमारे किडनीज के अंदर मौजूद है। ओके, अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए तो इसके 2 हिस्से हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल जो इसका पहला पार्ट है, उसमें फर्दर जो पार्ट्स हैं उनके नाम ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल हैं। ग्लोमेरुलस जो है वो एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। इससे यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी जनरेट होता है कि जो हमारे किडनीज होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर, उनको कौन सी ब्लड वेसल जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। ये अभी अब लेक्चर के अगले हिस्से में हम जाके पढ़ेंगे कुछ और ब्लड वेसल्स के भी नाम, बट अल्टीमेटली दीज आर कैपिलरीज विच इज़ प्रेजेंट एज अ टफ्ट, एज अ नेटवर्क कंप्लीट एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके गिर्द सी शेप्ड, कप शेप्ड जो है वो एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि बोमेंस कैप्सूल कहलाता है। अगर हम इसको तस्वीर के अकॉर्डिंगली देखें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अंदर ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और इसके गिर्द ये जो ब्लैक में बना हुआ सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप नुमा, ये बोमेंस कैप्सूल है। Okay, the second part of nephron is renal tubule. As name indicates, renal always refers to kidney. It has been multiple times repeatedly over the course of this lecture. Renal refers to the kidney और tubule refers tube की शक्ल रखने वाला। तो tube like structure, long tube which is attached with Bowman's capsule,
उसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब इसमें जो लफ्ज़ कॉन्वोल्यूटेड है, इसका मतलब बलदार है, ख़ामदार, जो बल खा रही हो। ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीकी। वो नज़दीकी सिरा, वो नज़दीकी हिस्सा, नज़दीकी पार्ट एक बलदार नाली का। अब आगे क्वेश्चन है किस से नज़दीकी? बर्मन कैप्सूल से नज़दीकी। बिल्कुल बर्मन कैप्सूल के फ़ौरन बाद शुरू होने वाला जो हिस्सा है, ये आप देखिए, ये जो यहाँ से ये बल खा रहा है, ये हिस्सा कहलाता है सर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है लूप ऑफ हेनले, जो कि एक यू शेप्ड, आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के फ़ौरन बाद ये जो यू शेप्ड हिस्सा है, जो ये बल खाकर यू टर्न लेकर वापस ऊपर की जानिब जाता है, इसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप का मतलब एक नालीदार हिस्सा होता है, और हेनले साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। उसके बाद इसका इस रीनल ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल रेफर्स टू डिस्टेंट, फासले पर मौजूद, कॉन्वोल्यूटेड बलदार नाली का, बलदार नाली का वो हिस्सा जो फासले पर मौजूद है। किससे फासले पर मौजूद है? बॉबन कैप्सूल से मौजूद है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट जो बिल्कुल एंड पे आता है वो कलेक्टिंग डक्ट है। इनके अंदर छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो मिलाकर कलेक्टिंग डक्ट बनती हैं, और फिर एंड पे जाकर रीनल पेल्विस में ड्रेन आउट हो जाती हैं। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज, जो लूप ऑफ हेनले है, इसे जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक गुस्ताव जैकब हेनले ने डिस्कवर किया। तो दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन is was first studied by this gentleman, that is why it is named after the same gentleman, just for the acknowledgement of his services. चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंशिएशन के चंद सवालात हैं, जिसके पार्ट नंबर 3 के अंदर रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल का डिफरेंस पूछा गया है। रीनल कॉर्पसल नॉन ट्यूब्यूलर है, रीनल ट्यूब्यूल एज नेम इंडिकेट्स ट्यूब्यूलर शेप की है। रीनल कॉर्पसल हैज़ 2 पार्ट्स, रीनल ट्यूब्यूल हैज़ 3। रीनल कॉर्पसल इज इन्वॉल्व्ड इन प्रेशर फिल्ट्रेशन in the formation of urine, and this renal tubule refers to the reabsorption while forming the urine. Okay, again, for the sake of extra knowledge and conceptual coherence in topic, किडनी के अंदर दो तरह की आर्टरियोल्स होती हैं। आर्टरीज वो नालियाँ होती हैं जो खून को दिल से ऑर्गन की तरफ लेकर जाती हैं। जब वो ऑर्गन के करीब पहुंच जाती हैं, जब डायमीटर कम होना शुरू हो जाता है, तब वो छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, जिसका नाम है आर्टरियोल। अब किसी भी ऑर्गन की तरफ जाने वाली दो नालियाँ एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स में बदलती हैं। तो किडनीज के अंदर भी यही होता है। एफरेंट आर्टरियोल्स वो होती हैं जो उसकी तरफ खून लेकर आती हैं, किसकी तरफ? किडनीज की तरफ, फॉर द फिल्ट्रेशन, और इसके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है। जो एफरेंट ई से है, एग्जिट से याद रखें, ई से एग्जिट, ये वो नालियाँ होती हैं जो वापस खून फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो दिल की तरफ लेकर जाती हैं फॉर द प्रॉपर पंपिंग थ्रू आउट द बॉडी, और इसके अंदर जो है वो लोअर ब्लड प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू द एफरेंट वंस। ओके, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, तो बुक मार्किंग के एतबार से देख लें, ये नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन आएगा फर्स्ट लाइन पे। उसके बाद इसकी कंपोजिशन की हेडिंग आ जाएगी जो कि अगले पेज पे जाती है, तक जाती है। इसकी अमाउंट के बाद इसकी कंपोजिशन की दो पार्ट्स, और ये जो कंपोजिशन वाली एक लाइन है, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है, जिसके अंदर उसने नेफ्रॉन के हिस्सों के नाम पूछे हैं। उसके बाद रीनल कॉर्पसल में आप जो पहली डेढ़ लाइन है वो इंट्रो के तौर पे लिखेंगे। देन ग्लोमेरुलस वाली लाइन है, एक जुमला, और बॉम्बेज कैप्सूल का, ये सेपरेट सेपरेट पॉइंट्स बन जाएंगे। रीनल ट्यूब्यूल की पहली एक जुमला जो कि पहली लाइन पे ख़त्म हो जाता है, वो इंट्रोडक्शन के तौर पे। देन इसकी कंपोनेंट्स तीनों सेपरेट सेपरेट पॉइंट बनेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। उसके बाद एक सेपरेट से पॉइंट बनेगा कलेक्टिंग डक्ट का। तो ये कुल मिलाकर सारी हेडिंग्स। इसके बाद एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आप इसकी लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे, जो कि लेक्चर के अंदर आपको दिखाई भी गई है विद ऑल लेबलिंग। और इसके साथ आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जो उसका जवाब पूरा हो जाएगा, और जो लेबल डायग्राम है, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी है। तो हमने आज 3 एक्सरसाइज के शॉर्ट किए हैं, रीनल ट्यूब्यूल, रीनल कॉर्पसल का डिफरेंस,
और तीसरे सवाल के जवाब में नेफ्रॉन के पार्ट्स, और आठवें सवाल के जवाब में ये इसकी जो है वो लेबल्ड डायग्राम। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड अवर टुडेज लेक्चर। आई होप you must have understood the details of this lecture very well. Thank you.